बाद फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें स्टूडेंट। सबसे पहले तो आज की क्लास का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, केवल डायग्राम पर डिपेंडेंट टॉपिक है आज की क्लास में। और टॉपिक का नाम है स्टूडेंट समतल तरंगाग्र के लिए प्रिज्म, लेंस और दर्पण का व्यवहार। समतल तरंगाग्र यदि अपन लेते हैं और समतल तरंगाग्र को यदि किसी प्रिज्म, लेंस या फिर दर्पण से परावर्तित या अपवर्तित कराते हैं तो परावर्तित और अपवर्तित तरंगाग्र कैसा मिलेगा, उसकी आकृति में क्या परिवर्तन होगा या उसकी आकृति में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अपन प्रिज्म, लेंस और दर्पण के लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। टॉपिक अपना समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र के लिए प्रिज्म, लेंस और दर्पण के प्रति व्यवहार को दर्शाना है। कैसा व्यवहार प्रकट करता है ये, तो समतल तरंगाग्र पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है। तरंगाग्र की यदि अपन एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले कणिकाओं की या कणों की समान कला में कंपन करने वाले कणों की संरचना को या निधि को तरंगाग्र कहते हैं स्टूडेंट। तरंगाग्र के तीन प्रकार होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर। यदि प्रकाश स्रोत एक बिंदुवत होता है तो उससे बनने वाला तरंगाग्र होता है वो गोलाकार तरंगाग्र होता है, और यदि प्रकाश स्रोत एक रेखीय स्रोत होता है तो उससे बनने वाला तरंगाग्र बेलनाकार होता है। यदि बिंदु स्रोत और प्रकाश स्रोत, ये जो रेखीय स्रोत है, यदि ये प्रेक्षक से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं तो उनसे बनने वाले तरंगाग्र होते हैं वो समतल होते हैं स्टूडेंट। समतल तरंगाग्र की यहां पर बात कर रहे हैं अपन। समतल तरंगाग्र किसी प्रिज्म, लेंस और दर्पण पर आपतित होता है तो अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात उसकी आकृति किस प्रकार होगी, इसके लिए यहां पर अध्ययन करना है अपने को। तो यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट मैं ले रहा हूं एक प्रिज्म। प्रिज्म कैसा व्यवहार दर्शाता है एक तरंगाग्र के लिए, तो इसके लिए यहां पर अपन क्या ले रहे हैं, पहली कंडीशन ले रहे हैं अपन प्रिज्म के लिए। तो इसके लिए यहां पर एक प्रिज्म लिया गया है जिसका प्रिज्म कोण बहुत छोटा है। यहां पर अपने पास एक प्रिज्म है स्टूडेंट। इस प्रिज्म के ऊपर एक समतल तरंगाग्र आपतित कराते हैं। सही है, एक समतल तरंगाग्र आपतित कराते हैं, और यदि अपन समतल तरंगाग्र को इस पर आपतित कराते हैं तो वो अपवर्तित होने के पश्चात कैसा मिलेगा, तो देखो उसका अध्ययन करने के लिए यहां पर इस डायग्राम को देखो ध्यान से। क्या है स्टूडेंट, ये अपने पास क्या है, एक समतल तरंगाग्र है AB के रूप में। AB के रूप में यहां पर क्या ले लिया स्टूडेंट, एक समतल तरंगाग्र ले लिया गया। सही है, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई जो रेखा है वो तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है स्टूडेंट। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई जो रेखा है वो किसको दर्शाती है, तरंग संचरण की दिशा को दर्शाती है। सही है स्टूडेंट, यहां पर इस तरंगाग्र AB के लंबवत खींची गई ये रेखाएं तरंग संचरण की दिशा को दर्शाती है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। इसका मतलब यहां पर ये क्या है, एक प्रकाश किरण है। इसमें से मैं एक प्रकाश किरण ले रहा हूं जो देखो यहां पर आगे इस प्रिज्म पर आपतित होती है। मान लो मैंने इस प्रकाश किरण को, तरंगाग्र को कुछ समय के लिए भूल जाए, केवल अपन प्रकाश किरण की बात करें तो एक प्रकाश किरण अनंत पर जो बिंब स्थित है उससे आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती है। तो एक प्रकाश किरण ले रहे हैं जो कहां आपतित हो रही है स्टूडेंट, इस प्रिज्म पर आपतित हो रही है। जब ये प्रिज्म से अपवर्तित होती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित होकर इस प्रकार नीचे की ओर झुकेगी। सही है, और जब ये प्रकाश किरण इससे अपवर्तित होती है तो इससे अपवर्तित होने के पश्चात ये प्रकाश किरण और भी नीचे झुक जाती है, क्योंकि यहां पर प्रकाश किरण विरत से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यहां पर सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस प्रकाश किरण की बात कर रहे हैं स्टूडेंट यहां पर, तो इस प्रकाश किरण के लंबवत क्या खींच ले, समतल तरंगाग्र को दर्शाते हैं। सही है, मतलब यहां पर
यदि इसकी बात करें, यदि इस प्रकाश किरण की बात करें तो ये प्रकाश किरणें यहां से इस प्रकार इस समतल तरंगाग्र पर आपतित हो रही है। ये अपना समतल तरंगाग्र जो ए बी था उसका अपवर्तित तरंगाग्र मिल रहा है ए डैश बी डैश स्टूडेंट, जो यहां पर इससे अपवर्तित होने के पश्चात इस प्रकार मिलेगा। सही है? क्यों मिलेगा, इसका कारण क्या है? यहां पर देखो, यदि अपन तरंगाग्र ए बी की बात करें स्टूडेंट, तो तरंगाग्र ए बी का जो ए भाग है, ए सिरा है, वो इस विरल माध्यम में अधिक दूरी तय करता है, और तरंगाग्र का जो बिंदु बी है, बी सिरा है, वो इस प्रिज्म में अधिकतम दूरी तय करता है। प्रिज्म एक सघन माध्यम है स्टूडेंट, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम के कंपैरिजन में क्या होती है? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा कम होती है स्टूडेंट, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो यहां पर इस ए सिरे से जो द्वितीयक तरंगिकाएं बनेगी, वो द्वितीयक तरंगिकाएं अधिकतम दूरी तय करते हुए आगे पहुंच जाती है, और इस बी सिरे से जो द्वितीयक तरंगिकाएं बन रही है, वो द्वितीयक तरंगिकाएं उसी समय टी की यदि अपन बात करें तो उसी समय टी में वो पीछे रह जाती है स्टूडेंट। सही है? उसी समय में वो टी समय की बात करें तो टी समय में वो पीछे रह जाती है। तो यहां पर इस प्रिज्म के ऊपर एक समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है स्टूडेंट। अपने पास एक समतल तरंगाग्र है, आपतित समतल तरंगाग्र है, और ये अपवर्तित समतल तरंगाग्र ही मिल रहा है। अपवर्तित तरंगाग्र है, वो भी समतल ही मिल रहा है, अपवर्तित समतल तरंगाग्र। और ये क्या है यहां पर स्टूडेंट? आपतित समतल तरंगाग्र। यदि प्रिज्म के ऊपर कोई समतल तरंगाग्र आपतित होता है तो वो उससे अपवर्तित होने के पश्चात एक झुके हुए समतल तरंगाग्र के रूप में ही प्राप्त होता है। सही है? तो प्रिज्म से जब भी कोई समतल तरंगाग्र आपतित होगा, उससे अपवर्तित होगा, तो उस कंडीशन में उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो थोड़ा सा झुकाव उत्पन्न जरूर कर लेगा, लेकिन उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी? जब वो किसी प्रिज्म से अपवर्तित होता है। सही है? तो यहां पर पहला व्यवहार था अपना प्रिज्म के लिए। लेकिन यदि स्टूडेंट अपन दर्पण और लेंस की बात करें तो लेंस और दर्पण से जब भी कोई समतल तरंगाग्र अपवर्तित या परावर्तित होगा तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। इस अवस्था में ही इस प्रिज्म की से तरंगाग्र के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि समतल तरंगाग्र आपतित होता है तो इससे अपवर्तित तरंगाग्र भी समतल ही प्राप्त होता है। क्लियर है स्टूडेंट? दूसरे टॉपिक की बात करें अपन लेंस के। लेंस के ऊपर यदि कोई समतल तरंगाग्र आपतित होता है तो वो उससे अपवर्तित होने के पश्चात किस प्रकार प्राप्त होगा? तो देखो यहां पर लेंस के लिए क्या, यहां पर बात करें स्टूडेंट लेंस की। लेंस दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, दो प्रकार के लेंस होते हैं। तो यहां पर दोनों लेंसों के लिए यदि अपन समतल तरंगाग्र का व्यवहार देखें कैसा होगा अपवर्तित होने के पश्चात, तो यहां पर मैं एक पहले ले रहा हूं एक उत्तल लेंस, मैंने यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है स्टूडेंट, उत्तल लेंस है अपने पास एक, ठीक है। इस उत्तल लेंस पर एक तरंगाग्र ले रहे हैं और वो तरंगाग्र कैसा है स्टूडेंट? वो तरंगाग्र है एक समतल तरंगाग्र। मान लो यहां पर ए, बी और सी के रूप में एक समतल तरंगाग्र है। इस समतल तरंगाग्र के लंबवत खींची गई जो रेखा है वो तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है, जिसे प्रकाश किरण कह सकते हैं। कहने का मतलब ये समांतर प्रकाश किरणें हैं जो इस लेंस के ऊपर आपतित हो रही है। सही है स्टूडेंट? जब ये समतल तरंगाग्र इस प्रिज्म के ऊपर आपतित होता है तो मान लो यहां पर ये समतल तरंगाग्र इस प्रिज्म के ऊपर पहुंच गया, आगे गति करता हुआ ये इस प्रिज्म के ऊपर पहुंच गया। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है स्टूडेंट। सही है? ये यहां पर
समांतर किरणें हैं जो इस प्रिज्म पर आपतित हो रही है। ठीक है, यहां पर आपतित होने वाला तरंगाग्र कैसा है? समतल है, आपतित समतल तरंगाग्र। क्लियर है? अब यहां पर देखो स्टूडेंट, इस तरंगाग्र का जो बिंदु B है, यह बिंदु B इस उत्तल लेंस में अधिकतम दूरी तय करता है। और पहले भी बताया स्टूडेंट मैंने क्या, कि लेंस के अंदर जब भी कोई प्रकाश किरण या प्रकाश तरंग गुजरती है तो उसकी चाल कम होती है, जैसे प्रिज्म के अंतर्गत देखा था। तो इसका मतलब इस तरंगाग्र का जो बिंदु B है वो इस लेंस में अधिकतम दूरी तय करता है, और बिंदु A और C है वो इस लेंस में न्यूनतम दूरी तय करते हैं। सही है, ये यहां पर न्यूनतम दूरी तय करते हैं क्योंकि ये लेंस किनारों पर पतला है। तो जब ये लेंस बिंदु A और C और बिंदु B की बात करें तो बिंदु B से द्वितीयक तरंगिकाएं जैसे ही बनना प्रारंभ होती है और ये द्वितीयक तरंगिकाएं बनकर इस लेंस के इस दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। सही है, तो यहां पर इतने ही समय में बिंदु A से निकलने वाली तरंगिकाएं और बिंदु C से निकलने वाली जो तरंगिकाएं हैं स्टूडेंट, वो आगे निकल जाती है। क्यों? क्योंकि बिंदु A और C पर प्रकाश तरंगों की चाल है वो अधिकतम है, और यहां पर B इस लेंस में अधिकतम दूरी तय कर रहा है, इसका इसकी चाल कम हो जाती है स्टूडेंट, यहां पर पीछे रह जाता है, कहने का मतलब। तो यहां पर यदि इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात देखें तो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात इन तरंगिकाओं का एक स्पर्श तल ले लें, तो इन तरंगिकाओं का जो स्पर्श तल है, ये स्पर्श तल A डैश B डैश C डैश के रूप में अपने को एक अपवर्तित तरंगाग्र प्रदान करता है। द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर दिया गया। सही है, तो यहां पर अपवर्तित होने वाला जो तरंगाग्र है वो कैसा है? वो गोलाकार है स्टूडेंट। सही है, यहां पर यदि से उत्तल लेंस से प्रकाश अपवर्तित होता है तो यह अपवर्तित प्रकाश स्टूडेंट कहां फोकसित होगा? समांतर प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है, तो ये इससे अपवर्तित होने के पश्चात इसके मुख्य फोकस पर आप फोकसित होगा। सही है, तो यहां पर अपने को इस उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक अभिसारी गोलाकार या गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है। आपतित तरंगाग्र समतल था जो इस उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात एक गोलीय तरंगाग्र के रूप में प्राप्त हो रहा है, और वो गोलीय तरंगाग्र एक अभिसारी गोलीय तरंगाग्र है। कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में यहां पर अपने को ये तरंगाग्र प्राप्त हो रहा है। कब? जब यहां पर एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट आपतित हो रहा है। समतल आपतित तरंगाग्र कैसा है? समतल तरंगाग्र है, प्लेन वेव फ्रंट के रूप में है यहां पर। सही है, तो इस प्रकार यहां पर उत्तल लेंस द्वारा एक अभिसारी गोलीय तरंगाग्र प्राप्त हो रहा है। अब बात करें स्टूडेंट किसकी? दूसरे लेंस। लेंस का दूसरा प्रकार कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस ले लिया स्टूडेंट, यहां पर एक अवतल लेंस यहां पर ये ले लिया गया। ठीक है, अब इस अवतल लेंस के ऊपर वही समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है स्टूडेंट। वही समतल तरंगाग्र अपने पास A, B और C के रूप में है स्टूडेंट। ये इस पर लंबवत रेखाएं प्रकाश किरणों को दर्शा सकती है। अब यहां पर जब ये तरंगाग्र इस लेंस पर आपतित होता है तो देखो स्टूडेंट, यहां पर जब पहुंच जाता है ये तरंगाग्र A,
बी और सी के रूप में। तो यहां पर इस तरंगाग्र का जो बिंदु ए और बिंदु सी है स्टूडेंट, ये इस लेंस पर सबसे पहले आपतित हो रहा है, सही है, और जो बिंदु बी है वो इस लेंस पर बाद में आपतित हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर जब बिंदु ए और सी यहां पर आपतित होते हैं तो ये इस लेंस में अधिकतम दूरी तय करते हैं। लेंस में यहां पर ये अधिकतम दूरी तय करते हैं, लेकिन बिंदु बी की बात की तो लेंस बीच में से पतला है, तो ये इस सघन माध्यम में न्यूनतम दूरी तय करता है। सघन माध्यम में चाल कम होती है और विरल माध्यम में चाल अधिक होती है। तो बिंदु ए और सी सघन माध्यम में ज्यादा दूरी तय करने के कारण पीछे रह जाते हैं, और बिंदु ए इस विरल माध्यम में या सघन माध्यम में कम दूरी तय करता है तो ये आगे निकल जाता है। तो यहां पर बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है, इसी प्रकार बिंदु बी से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर जब लेंस को पार करती है स्टूडेंट, तो बिंदु बी से निकलने वाली जो तरंगिकाएं हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं, वो इससे बहुत आगे निकल जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये विरल माध्यम में अधिक दूरी तय कर रही है स्टूडेंट। ये यहां पर विरल माध्यम में अधिकतम दूरी तय कर रही है, तो जब इससे ये अपवर्तित होगा तो ये अपवर्तित तरंगाग्र यहां पर इनका एक स्पर्श तल होगा स्टूडेंट, और ये स्पर्श तल यहां पर देखा जाए तो देखो अपने को इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। ये स्पर्श तल ए डैश बी डैश सी डैश के रूप में प्राप्त है। तो यहां पर यदि इन अपवर्तित किरणों को, प्रकाश किरणों की बात करें, तो इस लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात ये प्रकाश किरणें इस प्रकार फैल जाती है स्टूडेंट। इसका मतलब यहां पर अपवर्तित होने वाला जो तरंगाग्र है वो कैसा है? वो तरंगाग्र गोलाकार है, ये तो कंफर्म है, गोलाकार तरंगाग्र है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये तरंगाग्र जो है वो एक अपसारी गोलाकार तरंगाग्र है। अपसारी गोलाकार तरंगाग्र लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट अपने को प्राप्त हो रहा है, और इसके ऊपर आपतित तरंगाग्र जो है वो कैसा है? आपतित तरंगाग्र समतल है। आपतित समतल तरंगाग्र इस पर आपतित हो रहा है प्लेन वेव फ्रंट के रूप में। ये इस पर आपतित तरंगाग्र है जो इससे अपवर्तित होने के पश्चात एक अपसारी गोलाकार तरंगाग्र के रूप में प्राप्त हो रहा है। यहां पर फोकसित होने वाला जो प्रकाश है स्टूडेंट वो F पर फोकसित होगा। इसका मतलब लेंस से अपवर्तित जो गोलाकार तरंगाग्र होगा, उस गोलाकार तरंगाग्र की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? गोलाकार तरंगाग्र की त्रिज्या कितनी होगी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो जब लेंस से समतल तरंगाग्र अपवर्तित होता है तो अपवर्तित तरंगाग्र कैसा मिल रहा है? ये तो कंफर्म हो गया, गोलाकार तरंगाग्र प्राप्त हो रहा है, और उस गोलाकार तरंगाग्र की त्रिज्या होगी स्टूडेंट F त्रिज्या। F त्रिज्या का गोलाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। कब? F त्रिज्या का गोलाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है जब किसी लेंस से कोई समतल तरंगाग्र अपवर्तित होता है, तो लेंस से अपवर्तित समतल तरंगाग्र की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, ये ध्यान रखना। यहां पर कितनी है? F त्रिज्या का गोलाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। उत्तल लेंस से अभिसारी गोलाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है, और अवतल लेंस से अपसारी गोलाकार तरंगाग्र प्राप्त होते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। इस कारण अभिसारी गोलाकार तरंगाग्र और अपसारी गोलाकार तरंगाग्र से अपवर्तित होते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर दूसरा टॉपिक था इसमें क्या? लेंस द्वारा इसका व्यवहार कैसा है, लेंस के प्रति समतल तरंगाग्र कैसा व्यवहार प्रकट करता है, ये यहां पर क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर स्टूडेंट। तीसरा टॉपिक है अपना क्या? दर्पण। लेंस प्रिज्म के बाद में बात रह गई दर्पण की। तो देखो यहां पर दर्पण के लिए यह समतल तरंगाग्र कैसा व्यवहार प्रकट करता है। तो स्टूडेंट यहां पर प्रिज्म और लेंस के बाद में बात कर रहे हैं अपन किसकी? एक दर्पण की बात कर रहे हैं।
तो यहां पर स्टूडेंट एक दर्पण ले रहा हूं। दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहां पर मैं सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूं क्या, एक अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर क्या है, वो कॉनकेव मिरर यहां पर मैंने दर्शाया, एक अवतल दर्पण यहां पर मैंने लिया है, ठीक है। 8 त्रिज्या का एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण पर स्टूडेंट क्या हो रहा है, इस अवतल दर्पण पर वही एक समतल तरंगाग्र ए बी आपतित हो रहा है, वही ए बी सी के रूप में ले लो, जिसके लंबवत खींची गई रेखा क्या होगी, प्रकाश किरणों को व्यक्त करेगी। सही है। जब ये तरंगाग्र आगे बढ़ता है और इस दर्पण पर आपतित होता है, तो यहां पर देखो स्टूडेंट, इस तरंगाग्र का जो बिंदु ए और बिंदु सी है वो इस दर्पण पर सबसे पहले टकरा रहा है। बिंदु ए और सी इस दर्पण पर सबसे पहले टकरा रहा है और बिंदु बी सबके बाद में यहां पर टकरा रहा है। सही है स्टूडेंट। तो यहां पर जब ये समतल तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र कैसा है, आपतित समतल तरंगाग्र है स्टूडेंट, आपतित समतल तरंगाग्र यहां पर आपतित हो रहा है इसे अवतल दर्पण के ऊपर। जब अवतल दर्पण पर आपतित होता है तो इस तरंगाग्र का जो बिंदु ए और सी है वो इस दर्पण से परावर्तित होकर द्वितीयक तरंगिकाएं बनाना प्रारंभ कर देते हैं। यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं बनना प्रारंभ हो जाती है स्टूडेंट। जब इस तरंगाग्र का बिंदु बी इस दर्पण पर पहुंचता है, तब तक बिंदु ए और बिंदु सी है वो इससे परावर्तित होकर विरल माध्यम में, क्योंकि यहां पर चाल परिवर्तित नहीं होगी, एक ही माध्यम है यहां पर, तो चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही है। तो यहां पर जब बिंदु बी दर्पण के बिंदु बी डैश पर पहुंचता है तो ए बिंदु ए डैश पर चला जाता है और बिंदु सी सी डैश पर चला जाता है। तो इनका यहां पर स्टूडेंट ये जो स्पर्श तल आएगा, ये स्पर्श तल यहां पर परावर्तित तरंगाग्र को दर्शाएगा। यहां पर ये क्या होगा स्टूडेंट, ये इनका स्पर्श तल एक परावर्तित तरंगाग्र को दर्शाता है। सही है। कहने का मतलब है इस दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात ये प्रकाश जो है वो इसके मुख्य फोकस पर केंद्रित होता है। समांतर किरणें जब इस पर आपतित हो रही है तो यह परावर्तित होकर इसके मुख्य फोकस पर केंद्रित होगी। इसका मतलब यहां पर स्टूडेंट क्या होगा, अपवर्तित जो परावर्तित जो तरंगाग्र होगा, ये परावर्तित तरंगाग्र कैसा होगा, नजर आ रहा है यहां पर परावर्तित तरंगाग्र, यहां पर गोलाकार तरंगाग्र। परावर्तित तरंगाग्र है वो कैसा है, वो गोलाकार तरंगाग्र। और इस गोलाकार तरंगाग्र की त्रिज्या है स्टूडेंट वो r/2 त्रिज्या होगी। r/2 त्रिज्या का गोलाकार तरंगाग्र मिलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मुख्य फोकस पर ये केंद्रित हो रहा है। तो इसका मतलब फोकस दूरी f बराबर, यहां पर ये कह सकते हैं कि f त्रिज्या का f बराबर होता है r/2। तो वही f त्रिज्या का गोलाकार तरंगाग्र यहां पर मिल रहा है, जिस प्रकार लेंस में मिल रहा था। लेंस में जो अपवर्तित तरंगाग्र है वो गोलाकार प्राप्त हो रहा था, उसकी त्रिज्या f थी। उसी प्रकार दर्पण से परावर्तित जो तरंगाग्र है वो परावर्तित तरंगाग्र भी गोलाकार ही प्राप्त हो रहा है, उसकी त्रिज्या भी f ही है। और f को स्टूडेंट अपना r/2 भी दर्शा सकते हैं। तो r/2 त्रिज्या का एक गोलाकार तरंगाग्र यहां पर इस अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्राप्त होता है, क्योंकि यहां पर बिंदु ए और सी सबसे पहले से परावर्तित होकर दूर चले जाते हैं। जब बिंदु बी दर्पण पर पहुंचता है तब तक बिंदु ए और सी इससे परावर्तित होकर द्वितीयक तरंगिकाएं बनाना प्रारंभ कर देते हैं और इससे दूर चले जाते हैं। सही है। तो इस प्रकार यहां पर उत्तल दर्पण की बात करें अब, तो अवतल दर्पण के बाद में दूसरा ले लिया अपन ने क्या, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर क्या है। तो इस उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। जैसे अपन ने अवतल दर्पण की बात की, सेम स्टूडेंट उसी प्रकार उत्तल दर्पण की बात करें तो इस उत्तल दर्पण पर भी क्या आपतित हो रहा है, इस उत्तल दर्पण पर भी स्टूडेंट वही एक समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है और इसके लंबवत खींची गई ये रेखा प्रकाश किरणों को व्यक्त कर रही है। तो ये समतल
तरंगाग्र। सही है, समतल तरंगाग्र यहां पर अपने को प्राप्त हो रहा है, तो इस पर आपतित हो रहा है। जब ये तरंगाग्र इस दर्पण पर टकराता है तो देखो यहां पर, मान लो ये तरंगाग्र स्टूडेंट यहां पर पहुंच गया, जो अपना तरंगाग्र है ए बी सी, वो कहां पहुंच गया, इस दर्पण पर टकरा रहा है। जब ये दर्पण पर टकरा रहा है स्टूडेंट, तो इस तरंगाग्र का बिंदु बी देखो दर्पण पर सबसे पहले टकरा रहा है, बिंदु बी दर्पण पर सबसे पहले टकरा रहा है। इसका मतलब बिंदु बी इस दर्पण से परावर्तित होकर द्वितीयक तरंगिकाएं बनाना प्रारंभ कर देता है। यहां पर जब बिंदु ए और सी की बात करें, तो बिंदु ए और सी जब इस दर्पण पर पहुंचते हैं, तब तक बिंदु बी इससे परावर्तित होकर द्वितीयक तरंगिकाएं बनाकर आगे निकल जाता है। इसका मतलब यहां पर ये बिंदु बी डैश के रूप में यहां पर पहुंच गया, और ए डैश के रूप में और सी डैश के रूप में यहां पर दर्पण पर पहुंच रहे हैं। तो यहां पर इनका स्पर्श, ये इससे द्वितीयक तरंगिकाएं बनाकर जब दर्पण पर पहुंच जाए, तब तक बिंदु बी परावर्तित होकर द्वितीयक तरंगिकाएं बनाकर आगे निकल जाता है। तो इनके स्पर्श तल की यहां पर स्टूडेंट बात करें, तो इसका स्पर्श तल देखो यहां पर इस प्रकार मिल रहा है। सही है, इसका स्पर्श तल देखो यहां पर इस प्रकार प्राप्त हो रहा है अपने को। तो यहां पर डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो परावर्तित तरंगाग्र है वो कैसा है, परावर्तित तरंगाग्र यहां पर गोलाकार ही है स्टूडेंट, गोलाकार तरंगाग्र। परावर्तित तरंगाग्र है वो गोलाकार ही है। यहां पर यदि इन प्रकाश किरणों की बात करें स्टूडेंट, तो ये प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात इस प्रकार दूर चली जाती है और इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये स्टूडेंट कहां पर फोकसित होती है, इसके मुख्य फोकस पर फोकसित होती है। इसका मतलब यहां पर जो गोलाकार तरंगाग्र मिल रहा है वो r/2 त्रिज्या, r/2 त्रिज्या का ही, या फिर f त्रिज्या का, f बराबर r/2 f त्रिज्या का गोलाकार तरंगाग्र ही यहां पर प्राप्त होता है। जिस प्रकार अपने को यहां पर अवतल दर्पण में प्राप्त हुआ, उसी प्रकार उत्तल दर्पण से भी गोलाकार तरंगाग्र ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन इन दोनों गोलाकार तरंगाग्रों में एक डिफरेंस है स्टूडेंट, क्या, कि यहां पर जो तरंगाग्र अपने को प्राप्त हो रहा है वो देखो कैसा है, यहां पर जो तरंगाग्र अपने को प्राप्त हो रहा है वो देखो कैसा है। दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट। डिफरेंस क्या है वो आपको डायग्राम से स्पष्ट नजर आ गया होगा। क्या, इसका मतलब ये जो तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र यहां पर अभिसारी गोलाकार तरंगाग्र है, और यहां पर जो तरंगाग्र आपको नजर आ रहा है वो कैसा है स्टूडेंट, अपसारी गोलाकार तरंगाग्र। अपसारी गोलाकार तरंगाग्र यहां पर डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, और यहां पर कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट अपने को प्राप्त हो रहा है। तो देखो स्टूडेंट, एक चीज आपको स्पष्ट नजर आ गई होगी, उत्तल दर्पण जो अपने को मिल रहा है, उत्तल दर्पण के द्वारा अपसारी गोलाकार तरंगाग्र मिल रहा है, लेकिन उत्तल लेंस की बात करें तो वहां पर अभिसारी गोलाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। यहां पर जो अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त हो रहा है, वहां पर उत्तल लेंस के द्वारा प्राप्त हो रहा था, और यहां पर जो अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त हो रहा है वो उत्तल लेंस के लिए प्राप्त हो रहा था। अपोजिट है, यहां पर क्या है, अवतल दर्पण, तो यही चीज वहां पर उत्तल लेंस के लिए थी। ये क्या है, उत्तल दर्पण, यही चीज यहां पर वहां पर किसके लिए मिल रही थी, अवतल लेंस के लिए प्राप्त हो रही थी। तो यहां पर दर्पण के लिए भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दर्पण से जो परावर्तित तरंगाग्र वो गोलाकार मिलता है, जिसकी त्रिज्या r/2 या f त्रिज्या का गोलाकार तरंगाग्र यहां पर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार लेंस से जो अपवर्तित तरंगाग्र था वो भी गोलाकार था, जिसकी त्रिज्या r थी स्टूडेंट। तो यहां पर स्टूडेंट आज की क्लास में डायग्राम डिपेंडेंट क्लास अपन ने की है। यहां पर
डायग्राम ही इसमें बोर्ड एग्जाम में केवल सीधे डायग्राम ही स्टूडेंट पूछे जाते हैं। इन डायग्राम्स को एज इट इज या फिर इन डायग्राम से जो क्वेश्चन बताए वही क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको कि कितनी त्रिज्या का तरंगाग्र अपने को मिल रहा है, तरंगाग्र कैसा है, अपसारी है, अभिसारी है, गोलाकार है या समतल का समतल ही प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार कैसा तरंगाग्र अपने को प्राप्त होगा, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं या सीधे डायग्राम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर समतल तरंगाग्र का व्यवहार ज्ञात किया है, किसके लिए, प्रिज्म, लेंस और दर्पण के द्वारा ये कैसा व्यवहार प्रकट करता है, ये आज की क्लास में डायग्राम के आधार पर अपन ने समझा है स्टूडेंट। यदि इन डायग्राम से कोई भी कंफ्यूजन हो तो किसी भी डायग्राम के कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट।